गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और अच्छी खासी वेटेज रखता है। और ये टॉपिक ऐसा है कि आपको केमिस्ट्री में भी हेल्प करता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में कई क्वेश्चन सिमिलर टाइप के होते हैं। तो अगर आपको एक जगह समझ आ गया तो आपको दोनों सब्जेक्ट में उसका बेनिफिट मिल सकता है। तो ओवरऑल इससे हमको परसेंटेज गेन ज़्यादा होता है कि मतलब हम जितनी मेहनत करेंगे उससे आउटपुट थोड़ा ज़्यादा निकलता है। तो इसलिए हमें इसको अच्छे से समझना है और अच्छे से करना आना चाहिए। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ टर्म्स की बात करें तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बेसिकली क्या होता है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम जो गैस है उसकी माइक्रोस्कोपिक जो प्रॉपर्टीज हैं उनको मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर से रिलेट करते हैं। जैसे गैस में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम हर एक मॉलिक्यूल की स्पीड नहीं फाइंड कर सकते, लेकिन ऑन एन एवरेज उनकी क्या स्पीड होगी, आरएमएस स्पीड क्या होगी, इनको किससे रिलेट कर सकते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इन सब चीजों से रिलेट कर सकते हैं। और अब कई बार ये दो वर्ड्स दिए जाते हैं एनटीपी या एसटीपी। इसका क्या मतलब है पहले हम ये समझ लें। ठीक है, तो एक गैस की स्टेट का मतलब क्या होता है कि उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर है। अब एनटीपी का मतलब क्या है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, दैट इज 273.15 केल्विन, या अप्रोक्सीमेटली हम 273 केल्विन बोल सकते हैं। एसटीपी भी नियरली सेम टेम्परेचर होता है, एक्चुअली ये 0.01 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन नियरली हम उसको भी 273 केल्विन बोल सकते हैं। प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर ही होता है दोनों में। 1 एटमॉस्फेयर इज अराउंड 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये इनटू का साइन आएगा। तो 1 एटमॉस्फेयर इज एग्जैक्टली 1.01325 इंटू 10⁵ होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हम 10⁵ बोल देते हैं। वॉल्यूम भी 22.4 लीटर होता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली सेम चीजें, कोई अंतर इसमें नहीं होता है। अब गैस की इक्वेशन ऑफ स्टेट जो है, इक्वेशन ऑफ, देखो स्टेट क्या होती है, इक्वेशन ऑफ स्टेट ऐसी इक्वेशन होती है जो तीनों वेरिएबल को एक साथ रिलेट करती है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो ये इक्वेशन होती है आइडियल गैस के लिए, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। एन होता है नंबर ऑफ मोल्स विच इज मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, और अगर वॉल्यूम को हम डिवाइड कर दें इधर तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाता है, डेंसिटी। तो प्रेशर कैन बी रिटन एज रो आर टी बाय एम नॉट, वेयर डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन हमें पता होनी चाहिए। इसको इक्वेशन ऑफ स्टेट बोलते हैं। एक और टर्म होती है इक्वेशन ऑफ प्रोसेस। तो प्रोसेस की इक्वेशन जो अलग अलग प्रोसेस के लिए डिफाइन की जाती है और वो दो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स को रिलेट करती है एक टाइम पे, जैसे प्रेशर वॉल्यूम को कर दिया या वॉल्यूम टेम्परेचर को कर दिया। ये थोड़ा सा हमें आइडिया होना चाहिए। अब जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या है, ये कुछ एजम्पशंस या मान के क्या करते हैं हम लोग, प्रेशर को रिलेट करते हैं पार्टिकल की वेलोसिटीज, मास वगैरह से। तो वो जो एजम्पशंस हैं वो क्या क्या एजम्पशंस होते हैं, थोड़ा सा हमें उसको भी आइडिया होना चाहिए। कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं इस तरह के। तो ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर आइडेंटिकल, ठीक है, एज रिगार्ड्स देयर शेप एंड मास। मतलब एक गैस के सारे मॉलिक्यूल्स को हम आइडेंटिकल, एक जैसा मान सकते हैं, और डिफरेंट गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, फिर जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, एक रिजिड, इलास्टिक, स्मूथ स्फीयर की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम कैसा मानते हैं, रिजिड, इलास्टिक एंड स्मूथ स्फीयर्स। और उनके जो भी कोलिजन्स होंगे आपस में या वॉल ऑफ कंटेनर से, वो सब कैसे होंगे, इलास्टिक होंगे, मतलब उसमें कोई काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा। फिर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, दे आर इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। मॉलिक्यूल्स रैंडमली इधर से उधर घूमते रहते हैं और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने की कोई उनकी प्रेफरेंस नहीं होती, यानी कि मोशन टोटल रैंडम होता है। और किसी भी स्मॉल वॉल्यूम में हम क्या कर सकते हैं, हर डायरेक्शन में जाने वाले पार्टिकल्स फाइंड कर सकते हैं। और रैंडम मोशन के कारण जो एवरेज वेलोसिटी या मीन वेलोसिटी है वो जीरो हो जाती है, और इसीलिए मीन मोमेंटम या एवरेज मोमेंटम भी जीरो हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, एवरेज वेलोसिटी जीरो होती है, एवरेज स्पीड जीरो नहीं होती। तो मॉलिक्यूल्स का रैंडम मोशन होता है, इसलिए एवरेज वेलोसिटी इज जीरो, एवरेज मोमेंटम इज ऑल्सो जीरो। ठीक है, फिर पार्टिकल्स जो हैं दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में, दो टक्कर के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग हो सकता है।
तो उसका जो एवरेज है वो क्या कहलाता है, मीन फ्री पाथ। द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज कॉल्ड एज मीन फ्री पाथ। ठीक है, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है उसके एवरेज को क्या बोला जाता है, मीन फ्री पाथ बोला जाता है। फिर द टाइम ड्यूरिंग विच अ कोलिजन टेक्स प्लेस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टाइम टेकन बाय मॉलिक्यूल टू कवर द मीन फ्री पाथ। तो देखो टक्कर हुई, जो टक्कर का इंस्टेंट है वो बहुत ही स्मॉल होता है कंपेयर टू पार्टिकल, एक पार्टिकल से जाके दूसरे से टकराएगा। इस टाइम के कंपैरिजन में जो दो टक्कर के बीच में टाइम होगा उसके कंपैरिजन में टक्कर की ड्यूरेशन का टाइम क्या होता है, नेग्लिजिबल, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। फिर व्हेन अ गैस टेकन इनटू अ वेसल इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंटायर वॉल्यूम। देखो कि क्या मतलब इस लाइन का, कि किसी भी स्मॉल वॉल्यूम में हम क्या मान सकते हैं, जो गैस की डेंसिटी है वो सब या वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या मान सकते हैं, आइडेंटिकल मान सकते हैं। यानी कि जो गैस है किसी भी स्मॉल वॉल्यूम में जिस तरह के वेलोसिटी के कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में मिलेंगे वैसे ही वाई में मिलेंगे, वैसे ही जेड में मिलेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जो रूट मीन वेलोसिटी है, ठीक है, उसका स्क्वायर यहां पे बात कर रहे हैं vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी के स्क्वायर को इक्वेट कर रहे हैं, तो आरएमएस भी, मतलब ये एक्चुअली इसको ऐसे भी बोल सकते हो। तो ये हम क्या कर रहे हैं, vx का स्क्वायर कर रहे हैं और उसका एवरेज को ऐसे भी डिनोट करते हैं। तो क्योंकि वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन x y z तीनों डायरेक्शन में आइडेंटिकल होगा, तो इसलिए उनकी जो वेलोसिटी का स्क्वायर का एवरेज है वो भी क्या होगा, बराबर होगा, या इससे रूट मीन स्क्वायर भी बराबर होगा। ठीक है, प्रेशर जो गैस लगाएगी वो सभी डायरेक्शन में क्या होगा, बराबर होगा, सिमेट्री से, कि मतलब पूरी गैस का थ्रू आउट हम एक सिंगल प्रेशर मान सकते हैं। ठीक है, और ये सभी एजम्पशंस कब वैलिड हैं, जब हम बात कर रहे हैं कि एक तो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं कि गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, दूसरा जो मॉलिक्यूल का साइज है वो वॉल्यूम के कंपैरिजन में काफी कम है। जिस वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं उस वॉल्यूम के कंपैरिजन में मॉलिक्यूल्स का मास बहुत ही नेग्लिजिबल है। तो ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए प्रॉपर्टीज का, जनरली थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट अब ये क्या है, गैस लॉज जो है, कुछ गैस लॉज क्या होते हैं, तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है, बेसिकली ये सब बेस्ड है किस पे, वही आइडियल गैस इक्वेशन पे, कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये आइडियल गैस इक्वेशन होती है। तो इसके आधार पे ही तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू 1/p इफ मास एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट। मास मतलब नंबर ऑफ मोल्स हो गया एक तरीके से, तो अगर मास कांस्टेंट है गैस का, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो गए, आर कांस्टेंट होता ही है। ठीक है, आर की वैल्यू भी हमें पता होनी चाहिए, आर की वैल्यू कितनी होती है एसआई यूनिट में, तो आर इज इक्वल टू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ये एसआई यूनिट इसकी होती है। कई बार इसको हम सिंप्लिसिटी के लिए 25/3 भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो अगर ये हमारे पास क्या हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, बेसिकली सिंपल बोले, एन और आर तो जनरली कांस्टेंट मानना ही है जब तक कुछ नहीं दिया। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर हो जाएगा। इसको बॉयल्स लॉ बोलते हैं। अरे ये नाम केमिस्ट्री में ज्यादा यूज होते हैं, फिजिक्स में ऐसे नाम ज्यादातर नहीं काम आते, बस ये पता होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पीवी कांस्टेंट हो जाएगा, तो वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ऐसे ही अगर प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। इसको चार्ल्स लॉ बोल देते हैं। गे-ल्यूसेक्स लॉ क्या है कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या P/T इज कांस्टेंट। उसका एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है कि एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो देखो अगर वॉल्यूम और प्रेशर सेम हो गया और टेम्परेचर भी सेम हो गया तो नंबर ऑफ मोल्स सेम हो जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर तो कांस्टेंट होता है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम हो जाएंगे। तो ये भी सिंपल सी चीज है। फिर डाल्टन्स लॉ क्या कहता है कि जो अगर एक मिक्सचर है गैसेस का तो जो नेट प्रेशर होगा वो सभी गैसेस के प्रेशर का समेशन होगा। मतलब एक गैस ने अगर प्रेशर P1 लगाया, दूसरे ने P2, तीसरे ने P3, जिनको पार्शियल प्रेशर भी बोला जाता है, तो नेट प्रेशर उन सभी प्रेशर्स का सम होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आइडिया हमें होना चाहिए।
अब हम बात करते हैं एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। तो अगर एक वेसल में गैस भरी हुई है और सारे पार्टिकल्स गैस के मूव कर रहे हैं, रैंडम मोशन में है, तो कितना प्रेशर वो एक्सर्ट करेंगे वॉल ऑफ द कंटेनर पे, तो उसका क्या एक्सप्रेशन होता है? तो उसका एक्सप्रेशन होता है प्रेशर किसके बराबर होता है 1/3 रो इंटू एवरेज वी स्क्वायर। एवरेज वी स्क्वायर क्या है? दिस इज द मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसका डेरिवेशन भी होता है, लेकिन अभी हम उस डेरिवेशन में नहीं जाएंगे। बस ये हमें ध्यान रखना है कि जो प्रेशर होता है जो गैस एक्सर्ट करती है वो क्या होता है 1/3 रो इंटू एवरेज वी स्क्वायर। अब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। तो जो टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है गैस मॉलिक्यूल्स की, उसको हम क्या लिख सकते हैं? हाफ एम वी स्क्वायर। टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी मतलब पार्टिकल्स की जो टोटल एनर्जी है उसका समेशन। देखो इसमें एक और चीज, ये हाफ रो एवरेज वी स्क्वायर ये आ रहा है, तो ये कैसे आया? तो टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है कि टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी गैस के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी का सम। अब गैस के सारे मॉलिक्यूल आइडेंटिकल होते हैं, उनका मास तो बराबर हो जाएगा, तो हाफ एम इंटू V1 स्क्वायर प्लस हाफ एम इंटू V2 स्क्वायर, इस तरह से ये सारी टर्म्स ऐड हो जाएंगी। तो यहां से हमने हाफ एम कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर अप टू Vn स्क्वायर। ठीक है, अपॉन n टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू n और कर दें, मतलब n से मैंने डिवाइड कर दिया, n से मल्टीप्लाई भी कर दूं मैं, इसको यहां कर देते हैं। तो ये m इंटू n क्या हो जाएगा? टोटल मास ऑफ द गैस। और ये V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस Vn स्क्वायर बाय n क्या हो जाएगा? एवरेज ऑफ V स्क्वायर। तो ऐसे टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम एवरेज वी स्क्वायर लिख सकते हैं। और जो एवरेज वी स्क्वायर होता है, यहां से अगर हम देखें तो जो एवरेज वी स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा? तो एवरेज वी स्क्वायर इज 3p बाय रो। और हमने क्या देखा था? p इज इक्वल टू रो आर टी बाय एम नॉट होता है। अभी हमने देखा पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से p किसके बराबर होता है? रो आर टी बाय एम नॉट। तो P बाय रो को क्या लिख सकते हैं? आर टी बाय एम नॉट। तो यह जाता है √3RT बाय एम नॉट। तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहां पे, तो ये रिलेशन इस तरह का आ जाएगा 3/2 हाफ एम एवरेज वी स्क्वायर हो गया 3RT बाय एम नॉट। मास अपॉन मोलर मास क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स, तो वो 3/2 nRT हो जाएगा। ठीक है, और nRT इज इक्वल टू PV। ये आइडियल गैस इक्वेशन है। तो टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी किसी भी गैस की इस तरह से लिखी जा सकती है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल की अगर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, वो क्या होती है? 3/2 kT। तो इसमें क्या करेंगे हम? टोटल नंबर ऑफ जो टोटल एनर्जी है उसको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देंगे, तो ये इस तरह का रिलेशन आ जाएगा। अब देखो एवरेज वी स्क्वायर तो ठीक है, ज्यादातर काम क्या आता है? VRMS। VRMS का क्या मतलब होता है? तो VRMS मींस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोलते हैं इसको। तो पहले क्या करो? वेलोसिटी लो, उसका स्क्वायर करो, उसका मीन ले लो और उसका रूट ले लो। दिस इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो जब हम यहाँ पे एवरेज वी स्क्वायर की बात कर रहे थे, इसका रूट जो है ये VRMS कहलाता है। तो VRMS किसके बराबर आएगा? √3p बाय रो या √3RT बाय एम नॉट। एम नॉट इज मोलर मास या मास ऑफ एम, मोल बोला है, मोलर मास है। ठीक है, या इसको √3kT बाय एम भी लिख सकते हैं। K क्या है यहाँ पर? K इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ठीक है, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? R बाय NA के बराबर होती है। K is R by NA, ये कहलाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये M मोल जो है दिस इज मोलर मास, ठीक है ना। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर। तो मैक्सवेल ने क्या किया? मैक्सवेल ने dN/dV नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट स्पीड इंटरवल वर्सेस V का ग्राफ बनाया। तो देखा उसने कि ये जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है, पहले बढ़ता है फिर कम होता है।
इस ग्राफ में अगर हम कोई भी एक स्ट्रिप मान लेंगे स्मॉल, उस स्ट्रिप का एरिया क्या दे देगा, ये जो स्ट्रिप है इसका एरिया क्या दे देगा, तो एरिया दे देगा जैसे यहां की स्पीड v थी और यहां की v प्लस dv, dv इज अ नेग्लिजिबली स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, तो इस स्मॉल स्ट्रिप का एरिया क्या दे देगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड v। ठीक है, तो v पे अगर हमने एक छोटी सी स्ट्रिप बना दी तो उस स्ट्रिप का एरिया बताएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड v। ठीक है, तो ये ग्राफ बनता है dn/dv वर्सेस v का। अब इसमें क्या समझने वाली बात है वो अभी हम और थोड़ा देखते हैं। तो ग्राफ पहले बढ़ता है फिर कम होता है, एरिया क्या दे देगा एक स्ट्रिप का, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड v। ऐसी टोटल एरिया क्या दे देगा, टोटल एरिया दे देगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। total area will give total number of molecules। अब देखो इसमें जो ध्यान देने वाली बात है कि एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है, इसका फॉर्मूला होता है √8 kT/πm, या r की टर्म में भी लिख सकते हैं √8 RT/πm0। ठीक है, पूरा रूट में है। एक्चुअली r/m0 जो है वो k/m की टर्म में लिखा जा सकता है। तो एवरेज स्पीड इज √8 kT/πm या √8 RT/πm0। आरएमएस स्पीड होती है √3 kT/m या √3 RT/m0। m0 जो है मोलर मास, जो कैपिटल m0 हम लिख रहे हैं वो मोलर मास है, तो ये जो है √3 RT/m0 ऐसे लिखा जा सकता है। और ये जो है मोस्ट प्रोबेबल √2 kT/m या √2 RT/m0। ये सारे फॉर्मूले याद रखने। अब इसमें देखने वाली बात क्या है, RT/m0 सब में कॉमन है, यहां आ रहा है 2 का फैक्टर, यहां 3 का, और यहां 8/π। 8/π 2 से बड़ा आएगा लेकिन 3 से छोटा आएगा, यानी कि सबसे बड़ी कौन सी होगी इसमें, आरएमएस स्पीड सबसे ज्यादा होती है। Vrms इज ग्रेटर देन Veverage। और ध्यान रखना ये एवरेज स्पीड है, एवरेज वेलोसिटी तो 0 होती है क्योंकि रैंडम मोशन होता है। एवरेज स्पीड मतलब स्पीड का एवरेज, मैग्नीट्यूड का एवरेज। और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है, मोस्ट प्रोबेबल वो होती है जिसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, मतलब वो स्पीड जो सबसे ज्यादा पार्टिकल्स के पास होगी। अब क्या बोल रहे हैं, एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या बताता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग अ गिवन स्पीड। तो एरिया किसी स्ट्रिप का सबसे ज्यादा कब आएगा, जहां पे पीक होगी ग्राफ की, वहां पे एरिया मैक्सिमम आएगा। किसी का स्मॉल स्ट्रिप का मतलब बराबर थिकनेस की हम स्ट्रिप्स माने तो एरिया किसका ज्यादा आएगा, जो पीक वाले पॉइंट पे होगा। यानी कि जो पीक वाले पॉइंट पे वेलोसिटी है वो सबसे ज्यादा पार्टिकल के पास होगी। तो इस ग्राफ में जो पीक वाला पॉइंट है वो किसको डिनोट करता है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को डिनोट करता है। तो पीक जो है ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को डिनोट करती है। अब कई बार ऐसा पूछ लेते हैं कि बताओ ग्राफ में रिलेट करो Vrms कहां होगा, V एवरेज, V मोस्ट प्रोबेबल। तो पीक किसको डिनोट कर रही है, V मोस्ट प्रोबेबल, जिसको Vp बोला हुआ है। V एवरेज उससे आगे होगा क्योंकि V एवरेज उससे ज्यादा है, और उसके भी आगे क्या होगा, Vrms। तो ऐसे ग्राफ में अगर हमें प्लॉट करना है तो ऐसे प्लॉट कर सकते हैं। अच्छा, कई बार दो ग्राफ देके टेम्परेचर के बारे में पूछ लेते हैं, तो टेम्परेचर भी किसे देखो, पीक से देखो। पीक जो है किसको डिनोट करती है, मोस्ट प्रोबेबल को, और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी √T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है। यानी कि टेम्परेचर जिसका ज्यादा होगा उसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ज्यादा होगी मतलब वो पीक कहां की तरफ होनी चाहिए, आगे। तो ऊपर या नीचे नहीं देखना है, इसमें हमें आगे देखना है कि अगर पीक आगे की तरफ है तो वहां पर क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ज्यादा होगी तो टेम्परेचर भी वहां पर ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्राफ कहां की तरफ शिफ्ट होगा, आगे की तरफ पीक शिफ्ट होगी। ठीक है, तो यहां पे हमने यही बताया हुआ है कि यही चीज जो मैंने यहां पे लिखी है कि Vrms V एवरेज से ज्यादा होगा, विच इज ग्रेटर देन V मोस्ट प्रोबेबल होगा। ठीक है, उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल कितनी तरह के फ्री मूवमेंट कर सकता है उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम बोला जाता है, या कितनी तरह से वो एनर्जी पोजेस कर सकता है। जैसे इसको सिंपल शब्दों में बात करें, मान लो एक चींटी है जो चल सकती है सिर्फ,
तो चल सकती है तो एक प्लेन में चल सकती है, तो कितने 2 डायमेंशन में उसकी एनर्जी हो सकती है या मूवमेंट हो सकता है, तो उसके 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम बोले जाएंगे। एक मक्खी है वो उड़ सकती है तो उसका मोशन 3D में हो सकता है, तो उसके 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बोले जाएंगे। ठीक है, अगर वो रोटेट भी करे, हवा में कलाबाजियां भी खाए, तो रोटेशन की भी एनर्जी आ सकती है उसके पास, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ जाते हैं। तो ऐसे कोई मॉलिक्यूल कितनी तरह से एनर्जी पोजेस कर सकता है, कितनी तरह की फ्रीडम है उसमें मूवमेंट की, उसी को क्या बोला जाता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम बोला जाता है। ठीक है, तो द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज, इंडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होने चाहिए वो तरीके, मतलब नहीं कि मिक्स हो रहे हैं। तो द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच अ मॉलिक्यूल और एन एटम कैन एग्जिबिट मोशन इज कॉल्ड इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक मतलब जिसमें एक सिंगल एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल, एक सिंगल एटम है। तो अब सिंगल एटम है तो इसके देखो किसी भी मॉलिक्यूल की 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो होती है ट्रांसलेशन की, क्योंकि मॉलिक्यूल्स तो फ्रीली इधर उधर मूव कर सकते हैं 3D में। तो ट्रांसलेशन के कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं, 3। रोटेशन के, अब रोटेशन की एनर्जी क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो अगर एक मॉलिक्यूल, और आई हमेशा किससे मानते हैं, सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस का, तो अगर एक मॉलिक्यूल है तो उसमें जो तीनों एक्सिस है वो इसी से पास कर जाएंगे। तो तीनों एक्सिस, और पॉइंट मास अगर एक्सिस पे लाई करता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है, 0। यानी कि इस मॉलिक्यूल के पास रोटेशन की कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होगी, क्यों, क्योंकि रोटेशनल मतलब इनर्शिया ही 0 हो जाएगा। तो मोनोएटॉमिक गैस के पास सिर्फ 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है, तीनों किसकी, ट्रांसलेशन की। डायटोमिक गैस के पास कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है, 5। 5 क्यों होती है, क्योंकि इसमें 2 रोटेशन की भी आ जाती है, सिर्फ 2 मॉलिक्यूल है। डायटोमिक मॉलिक्यूल का मतलब एक मॉलिक्यूल 2 एटम से मिलकर बना हुआ है। अब ट्रांसलेशन की तो इसके पास भी 3 होंगी, लेकिन रोटेशन की बात करें तो ये एक एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा, इसको मैं IX बोल देता हूं चलो। लेकिन इसके अबाउट 0 नहीं होगा और इसके अबाउट भी 0 नहीं होगा, तो इसके पास 2 एक्सिस के अबाउट रोटेशनल एनर्जी भी हो जाएगी। तो टोटल 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी, 3 ट्रांसलेशन की और 2 रोटेशन की। ठीक है, अच्छा ये जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं, इनमें जो फोर्सेज होते हैं ये थोड़े स्प्रिंग जैसे फोर्सेज होते हैं, मतलब ये जो मॉलिक्यूल ऐसे नहीं रिजिड रॉड है, स्प्रिंग जैसे। तो अगर बहुत हाई टेम्परेचर होते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ऐसे वाइब्रेट भी करने लगते हैं, तो इनके पास वाइब्रेशन की भी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाती है। तो लेकिन तभी कंसीडर करनी है जब हमें बोला है कि आपको वाइब्रेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसीडर करनी है, टेम्परेचर बहुत हाई दे रखा है और ऑप्शंस जो है मैच नहीं कर रहे, तो क्योंकि वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एक्टिव होती हैं बहुत हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, दैट वेरी हाई टेम्परेचर वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आल्सो बिकम एक्टिव। वाइब्रेशन की कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं, 2। तो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हो जाते हैं, 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम टोटल हो जाते हैं हाइयर टेम्परेचर पे। अदरवाइज हमें कितना लेना होता है, 5। अच्छा इसमें पॉली एटॉमिक भी कई बार बहुत पूछ लेते हैं, तो वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पॉली एटॉमिक मतलब जिसमें 3 या 3 से ज्यादा एटम है, मोनो और डाई तो हो गए। पॉली एटॉमिक में भी 2 तरह के केसेस बनते हैं, एक बनता है लीनियर और एक नॉन लीनियर। तो लीनियर मतलब सारे मॉलिक्यूल्स एक ही लाइन पर हैं, तो इसमें भी देखो एक एक्सिस के अबाउट I 0 हो जाएगा, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने होंगे, 5। नॉन लीनियर मतलब तीनों मॉलिक्यूल या चारों जितने भी मॉलिक्यूल है वो सारे एक लाइन पे नहीं है, तो इसमें सारे मॉलिक्यूल एक एक्सिस पे लाई कर ही नहीं सकते कभी भी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस के अबाउट 0 नहीं आएगा। तो इसमें रोटेशन के भी 3 होते हैं, ट्रांसलेशन के भी 3, टोटल कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाते हैं, 6। तो नॉर्मली वाइब्रेशन के हमें कंसीडर नहीं करने, अगर करने पड़ते हैं तो मोनोएटॉमिक में वाइब्रेशन का कोई मतलब नहीं है, अदरवाइज डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक किसी में भी वाइब्रेशन के कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लेंगे, 2। जैसे कोई पॉलीएटॉमिक में भी बोल दे कि पॉलीएटॉमिक में भी वाइब्रेशन कंसीडर करना है, तो लीनियर के लिए 7 ले लेंगे टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, नॉन लीनियर के लिए 8 ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी। तो मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि किसी भी मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी होती है, तो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के कॉरस्पॉन्डिंग ऑन एन एवरेज एक कांस्टेंट फिक्स एनर्जी होती है, और वो किसके बराबर होती है, हाफ kT, 1/2 kT। ठीक है, तो ये मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी होता है कि एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ kT। तो जो भी मॉलिक्यूल है उसके पास हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी होती है, हाफ kT। If degree of freedom of a molecule is F, then total kinetic energy of that molecule is F/2 kT।
तो अगर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम F है तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, F/2 kT। जैसे मोनोएटॉमिक गैस के पास 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है तो उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 3/2 kT। ठीक है, डायटोमिक के पास 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है तो उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 5/2 kT। उसके बाद इंटरनल एनर्जी की अगर हम बात करें तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है, तो इंटरनल एनर्जी होती है सिस्टम के अंदर जो एनर्जी होती है। तो बेसिकली ये किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे और वॉल्यूम पे। ठीक है, अब आइडियल गैस का मतलब क्या होता है, आइडियल गैस का मतलब होता है कि हम मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स नेग्लेक्ट कर देते हैं तो जो आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी है वो वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट आ जाती है। तो वो एक्चुअली किसके बराबर हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही हो जाती है। इंटरनल एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल दो के कारण हो सकती है। आइडियल गैसेस में पोटेंशियल एनर्जी को हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हम मॉलिक्यूल्स के बीच के इंटरेक्शन को नेग्लेक्ट कर देते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी इंटरेक्शन के कारण ही होती है। तो आइडियल गैस की जो टोटल इंटरनल एनर्जी होती है इट इज ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी हमने देखा था कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए से तो एक मॉलिक्यूल की आ रही है। अगर ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स की हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो जो ओवरऑल इंटरनल एनर्जी आ जाती है वो आ जाती है F/2 nRT के बराबर। दिस इज द इंटरनल एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना है हमको कि इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज F/2 nRT। ठीक है, F डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, N नंबर ऑफ मोल्स हैं, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। दिस इज द इंटरनल एनर्जी। अब ये देखोगे ये इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है आइडियल गैस के लिए, तो इसको स्टेट फंक्शन भी बोला जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेट फंक्शन। कि मतलब ये सिर्फ इस बात पे डिपेंड करेगी कि इनिशियल टेम्परेचर क्या है, फाइनल टेम्परेचर क्या है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती। जैसे हम डेल्टा यू की बात करें, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये क्या हो जाएगा, F/2 nR डेल्टा टी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, चेंज इन टेम्परेचर पे। इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा किस रास्ते से उस टेम्परेचर को अटेन किया गया है। तो ये हमें ध्यान रखना है। जो क्वांटिटीज इस पे भी डिपेंड करती हैं, किस पाथ से लेकर गए उस पे डिपेंड करती है, उनको पाथ फंक्शन बोला जाता है। जैसे वर्क जो है पाथ फंक्शन होता है, आगे हम अभी समझेंगे उसको भी। अब हम बात करते हैं इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर डायग्राम क्या होता है, तो जो 3 थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, उनमें से किन्हीं भी 2 को रिलेट करने वाला डायग्राम क्या कहलाता है, इंडिकेटर डायग्राम। वो 2 प्रेशर वॉल्यूम भी हो सकते हैं, प्रेशर टेम्परेचर भी हो सकते हैं, वॉल्यूम टेम्परेचर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इंडिकेटर डायग्राम जो तीनों थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स में से किन्हीं भी 2 को रिलेट करता है उसको इंडिकेटर डायग्राम बोलते हैं। अब एवरी पॉइंट ऑफ इंडिकेटर डायग्राम रिप्रेजेंट्स अ यूनिक स्टेट। तो भाई जैसे कोई भी इंडिकेटर डायग्राम है, जैसे इंडिकेटर डायग्राम, इसका कोई भी पॉइंट है, तो ये पॉइंट है तो मतलब इसका वॉल्यूम फिक्स हो गया, प्रेशर फिक्स हो गया, यहां से हम देखें, और प्रेशर और वॉल्यूम फिक्स हो गया। PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT। तो अगर हमें प्रेशर फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स, तो टेम्परेचर भी ऑटोमेटिकली फिक्स हो गया। तो ऐसे किसी भी कोई भी पॉइंट इंडिकेटर डायग्राम का क्या देता है, एक यूनिक स्टेट दे देता है। यूनिक स्टेट मतलब यूनिक प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। और हर कर्व जो बनेगा इंडिकेटर डायग्राम में वो क्या बताएगा, एक यूनिक प्रोसेस के बारे में बताएगा। ठीक है, अब थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक क्या होती है, थर्मोडायनेमिक स्टडी होती है एक्सचेंज ऑफ हीट की बिटवीन बॉडीज एंड देयर सराउंडिंग्स, इस तरह से। और 3 तरह के सिस्टम्स की हम बात करते हैं। सिस्टम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स जो एक वेल डिफाइंड बाउंड्री में होती है। वो बाउंड्री इमेजिनरी भी हो सकती है, फिजिकली एग्जिस्टिंग भी हो सकती है। तो हम किसी भी सिस्टम को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम जो अपनी सराउंडिंग से मैटर भी एक्सचेंज कर सकता है और एनर्जी भी एक्सचेंज कर सकता है, उसको ओपन सिस्टम बोला जाता है। क्लोज्ड सिस्टम जो अपनी सराउंडिंग से सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज कर सकता है, मैटर का एक्सचेंज नहीं कर सकता है। और आइसोलेटेड सिस्टम जो सराउंडिंग से न तो एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है न ही मैटर एक्सचेंज कर सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल चीज होती है, सबको पता ही होना चाहिए। उसके बाद एक होता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बहुत ही बेसिक सी चीज होती है। तो जीरोथ लॉ क्या कहता है, जीरोथ लॉ क्या कहता है कि अगर 2 सब्सटेंस हैं, जैसे मान लो ये क्या कह रहे हैं कि ये एडियाबैटिक वॉल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, एडियाबैटिक वॉल मतलब एडियाबैटिक का होता है नॉन कंडक्टिंग, जिससे कंडक्शन नहीं होता है। और डायाथर्मिक मतलब कंडक्टिंग, जो कंडक्ट कराती हैं।
तो अगर ये कंडक्टिंग वॉल्स है और ये नॉन कंडक्ट, तो कंडक्टिंग है मतलब ए और सी के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है, ए और बी के बीच में हो सकता है। एनर्जी एक्सचेंज होगा मतलब ए और सी का टेम्परेचर सेम होगा, ऐसी ए और बी का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। तो जीरोथ लॉ क्या कहता है कि अगर बी और सी इंडिपेंडेंटली ए के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब उनका टेम्परेचर सेम है, सी का टेम्परेचर ए के बराबर है, बी का ए के बराबर है, तो सी और बी का भी आपस में बराबर होगा। तो ऐसा सिंपल सी बात है, ठीक है ना, कॉमन सेंस ही है तो, लेकिन फिर भी ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है कि अगर सी और बी ए के साथ इंडिपेंडेंटली थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो सी और बी आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, मतलब उनका भी टेम्परेचर सेम होगा। चलो अब हम बात करते हैं वर्क डन बाय अ गैस। देखो फिजिक्स में हमने क्या बात की थी कि वर्क, किसी भी केस में वर्क क्या होता है, वर्क हमेशा ही डेफिनेशन फिजिक्स में सेम रहती है, इंटीग्रल एफ डी एस या एफ डी एक्स हम बोल सकते हैं। तो यहां पर भी सेम चीज है, लेकिन अब गैस किसके कारण फोर्स लगाती है, प्रेशर के कारण। तो अगर गैस का प्रेशर है P और इस पिस्टन का एरिया है A, तो गैस कितना फोर्स लगाएगी, तो फोर्स लगाएगी प्रेशर इंटू एरिया। और अगर ये पिस्टन कुछ dx मूव कर गया तो वर्क इंटीग्रल एफ dx, एफ क्या हो गया, प्रेशर इंटू एरिया इंटू dx, A इंटू dx क्या हो गया, चेंज इन वॉल्यूम, तो इसको क्या लिख सकते हैं, P dv। तो वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रल P dv ऐसे आ जाएगा। तो गैसेस के लिए वही वर्क जो इंटीग्रल एफ dx है उसको कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल P dv की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और इंटीग्रेशन का मतलब एरिया अंडर दी कर्व होता है, तो एरिया अंडर पीवी कर्व जो है हमें क्या दे देगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाय दी गैस। अब देखो फिजिक्स में हम वर्क कैसे बोलते हैं, जब फोर्स जिस डायरेक्शन में लगता है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क पॉजिटिव होता है, ऑपोजिट में डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क नेगेटिव होता है। तो यहां पर भी अब क्या होगा कि अगर प्रेशर, जैसे कैसे लगेगा, गैस का हमेशा धक्का देगा वॉल्स को, तो अगर वॉल्स बाहर जाएंगी यानी कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क कैसा होता है, पॉजिटिव, और अगर वॉल्यूम घटेगा तो वर्क कैसा होता है, नेगेटिव। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव। वॉल्यूम बढ़ा मतलब फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, वॉल्यूम घटा तो वर्क क्या होगा, नेगेटिव। देखो थोड़ा सा कई बार हम कंफ्यूज होता है केमिस्ट्री और फिजिक्स में। देखो फिजिक्स में जब हम वर्क की बात करते हैं, सिर्फ वर्क बोलते हैं, उसका मतलब होता है वर्क डन बाय दी गैस। तो वर्क डन बाय दी गैस, वॉल्यूम बढ़ेगा तो पॉजिटिव होगा और घटेगा तो नेगेटिव होगा। केमिस्ट्री में जब सिर्फ वर्क बोला जाता है, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया जाता, वर्क का मतलब वहां पे होता है वर्क डन ऑन दी गैस। तो इसलिए वहां पर वॉल्यूम बढ़ने पे उसको नेगेटिव लेते हैं और वॉल्यूम घटने पे उसको पॉजिटिव। अगर वहां भी स्पेसिफाई करके बोला वर्क डन बाय दी गैस तो यही होगा, वॉल्यूम बढ़ने पे पॉजिटिव, वॉल्यूम घटने पे नेगेटिव। जैसे फिजिक्स में भी अगर वर्क डन ऑन दी गैस बोलेंगे तो फिर वॉल्यूम बढ़ने पे क्या बोला जाएगा, नेगेटिव। समझ आ रहा है? तो नॉर्मल वर्क टर्मिनोलॉजी थोड़ी अंतर रखती है। वर्क जब हम फिजिक्स में सिर्फ वर्क बोलते हैं उसका मतलब होता है वर्क डन बाय दी गैस। केमिस्ट्री में सिर्फ वर्क बोला जाता है, उसका मतलब होता है वर्क डन ऑन दी गैस। बाकी अगर स्पेसिफाई करके बोल रहे हैं वर्क डन बाय दी गैस, वर्क डन ऑन दी गैस, दोनों सेम चीजें हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में। ठीक है, तो वर्क डन बाय दी गैस बोला जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ने पे पॉजिटिव होगा, वर्क डन ऑन दी गैस बोला जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ने पे नेगेटिव होगा। अब अलग अलग तरह के प्रोसेसेस की हम बात करें तो जो प्रोसेसेस हैं मेनली कौन कौन से कॉमन प्रोसेसेस होते हैं, तो एक होता है आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब P/T कांस्टेंट हो जाएगा। इसमें भी वही सब चीजें इक्वेशन लगेंगी, PV इज इक्वल टू nRT, ये इक्वेशन है। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर या P/T इज कांस्टेंट। इसका इंडिकेटर डायग्राम बनाएंगे। इंडिकेटर वही किन्हीं भी दो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स को रिलेट करने वाला डायग्राम बनाएंगे। तो प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। वॉल्यूम टेम्परेचर, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन। ऐसे वॉल्यूम प्रेशर में भी वॉल्यूम एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन आ जाएगी। ठीक है, वर्क डन आइसोकोरिक प्रोसेस में जीरो, क्योंकि वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा, मतलब कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है, F/2 nR डेल्टा T, किसी भी प्रोसेस के लिए सेम होती है वो, तो ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगी। उसके बाद आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। अब प्रेशर कांस्टेंट इसका मतलब वॉल्यूम बाय टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा।
और इसका इंडिकेटर डायग्राम बनाएंगे तो पीटी डायग्राम बनाएंगे तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो जो चीज कांस्टेंट होती है उस एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन आ जाएगी, मतलब बदल टेम्परेचर तो बढ़ रहा है लेकिन प्रेशर में कोई चेंज नहीं हो रहा। प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ भी ऐसा ही आ जाएगा, प्रेशर एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन। वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ बनाओगे तो वॉल्यूम बाय टेम्परेचर कांस्टेंट यानी वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आ जाएगी। इसमें वर्क डन की बात करेंगे तो वर्क डन क्या होता है, इंटीग्रल पीडीवी, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं, और इंटीग्रल डीवी क्या दे देगा, चेंज इन वॉल्यूम। तो वर्क डन क्या हो जाता है, पी डेल्टा वी, पी इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अच्छा, पी वी एनआरटी के बराबर भी होता है, तो पी फाइनल, अब पी तो सेम ही है तो पी फाइनल वी फाइनल बोल सकते हैं इसको, पी फाइनल वी फाइनल इज एनआरटी फाइनल, पी इनिशियल वी इनिशियल इज एनआरटी इनिशियल। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन को एन आर डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, मतलब पी डेल्टा वी तो होता ही है, साथ में एन आर डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। और जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है वो क्या होता है, एफ बाय टू एन आर डेल्टा टी। ठीक है, तो एफ बाय टू इंटू वर्क के बराबर ये आ जाएगा। तो इसको ये एक चीज इंपॉर्टेंट, तो एफ बाय टू एन आर डेल्टा टी तो हमेशा ही होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, लेकिन एनआर डेल्टा टी आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क के बराबर होता है, तो आइसोबैरिक प्रोसेस में डेल्टा यू को एफ बाय टू इंटू वर्क भी लिख सकते हैं। फिर आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है मतलब पीवी कांस्टेंट, यानी पी प्रोपोर्शनल टू 1 बाय वी आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी प्रोपोर्शनल टू 1 बाय वी। तो P वर्सेस V का ग्राफ बनाएंगे तो क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो P वर्सेस V का ग्राफ एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा। टेम्परेचर प्रेशर ग्राफ बनाएंगे तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही, तो टेम्परेचर एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन। टेम्परेचर वॉल्यूम बनाएंगे तो ये भी परपेंडिकुलर टू टेम्परेचर एक्सिस आ जाएगी। फिर वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। अब वर्क डन क्या होगा आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो वर्क क्या होता है, अब ये हम डिराइव कर सकते हैं, तो ये याद रखना है, एन आर टी एल एन वी फाइनल बाय वी इनिशियल आ जाएगा। अच्छा, एल एन को लॉग में लिखते हैं तो ये आ जाता है 2.303। तो केमिस्ट्री में लॉग वाली टर्म ज्यादा काम आती है, बाकी फिजिक्स में यही आता है। अच्छा, एक और चीज, आइसोथर्मल में हमने क्या बोला, पी वी कांस्टेंट है, यानी कि पी इनिशियल वी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल के बराबर है। तो अगर V फाइनल बाय V इनिशियल को देखें तो P इनिशियल बाय P फाइनल आ जाएगा। तो वर्क कैन ऑल्सो बी रिटन एज NRT P इनिशियल बाय P फाइनल। कई बार ये भी हेल्प करता है, हमें वॉल्यूम नहीं दिया तो प्रेशर की टर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वर्क कैन बी रिटन एज NRT P इनिशियल बाय P फाइनल। इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है वो क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। अच्छा, फिर साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होती है, मतलब जो पार्टी गैस है वो पूरी घूम फिर के वापस उसी इनिशियल स्टेट में आ जाए, ऐसे प्रोसेस को साइक्लिक प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है, अब साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो गई, तो इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो गई तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर सेम ही है, इनिशियल और फाइनल जब लौट कर वापस वहीं आ गए। अब इसमें वर्क कैसे निकाला जा सकता है, तो हमने देखा था पीवी डायग्राम का एरिया वर्क दे देता है, तो साइक्लिक प्रोसेस में एरिया अंडर दी साइकिल जो है वो हमें क्या दे देगा, वर्क डन बाय दी गैस। तो वर्क डन किसके बराबर होगा, एरिया एनक्लोज्ड बाय दी साइकिल। अब इसमें लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे डिसाइड होगा, तो अगर पीवी डायग्राम है क्लॉकवाइज है तो वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है, पीवी डायग्राम क्लॉकवाइज है तो वर्क पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज है तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव। और अगर वीपी है, वीपी मतलब वॉल्यूम इधर दे दिया और प्रेशर इधर दे दिया, ये ऐसे वीपी डायग्राम में, तो इसमें रिवर्स केस हो जाता है। वीपी में अगर क्लॉकवाइज होगा तो वर्क कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि पीवी अगर ग्राफ है, ठीक है, और पीवी पॉजिटिव नेगेटिव, तो पीवी में अगर क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव, और वीपी में पॉजिटिव कब होगा, मतलब रिवर्स केस आ जाएगा, अलग से रटना नहीं है, बस एक चीज याद रखो तुमको कि पीवी में क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव, बाकी अपने आप सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो वीपी में पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज में होगा, नेगेटिव क्लॉकवाइज में होगा। ठीक है, अच्छा, केमिस्ट्री में उल्टा नहीं होता, केमिस्ट्री में भी सेम ही होता है, बस मैंने क्या बताया, केमिस्ट्री में जब वर्क की बात करते हैं तो वो वर्क का मतलब क्या होता है, वर्क डन ऑन दी गैस। फिजिक्स में जब वर्क की बात करते हैं तो वर्क का मतलब क्या होता है, वर्क डन बाय दी गैस। तो बस ये अंतर है
कि टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है। अगर वहां भी स्पेसिफाई किया है वर्क डन बाय दी गैस तो यही लेना है। अगर सिर्फ वर्क बोला जाएगा तो फिजिक्स में वर्क का मतलब क्या होता है, वर्क डन बाय दी गैस। केमिस्ट्री में वर्क का मतलब होता है वर्क डन ऑन दी गैस, इसलिए उसमें अंतर आता है। बस ये क्लैरिटी होनी चाहिए अपने को, बाकी ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट बदल गया, कॉन्सेप्ट सेम है। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये क्या बताता है कि अगर किसी सिस्टम ने कुछ हीट एब्जॉर्ब की और कुछ वर्क किया और कुछ उसका टेम्परेचर चेंज हुआ, तो जितनी हीट वो एब्जॉर्ब करेगा वो किसके बराबर होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द गैस, dq इज इक्वल टू du प्लस w। ठीक है, मतलब सिस्टम ने जितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की उसका कुछ पार्ट तो इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में चला गया, कुछ वर्क करने में चला गया। अब इसमें भी dq क्या होता है, हीट सप्लाइड टू द गैस। अगर ये हीट गैस को दी गई है तो पॉजिटिव लेंगे, अगर गैस से निकली है तो नेगेटिव, मतलब सब चीजें साइन के साथ लेना है। तो हीट गेन्ड बाय अ सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो पॉजिटिव आएगी। वर्क यहाँ पे क्या है, वर्क डन बाय द गैस। इसमें भी केमिस्ट्री में अंतर आ जाता है। केमिस्ट्री में तुम लोग इसको ऐसे लिखते हो, du इज इक्वल टू, या du भी नहीं लिखो तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो फर्स्ट लॉ को केमिस्ट्री में ऐसा लिखा जाता है। तो उसमें w क्या होता है, वर्क डन ऑन दी गैस होता है। हम w क्या बोल रहे हैं, वर्क डन बाय दी गैस। तो ये अंतर होता है, ठीक है। तो हम वर्क dq का पॉजिटिव लेंगे जब हीट गैस को सप्लाई की गई है। डेल्टा यू इज f बाय टू nr डेल्टा टी, सब दोनों जगह सेम है। वर्क हम वर्क डन बाय दी गैस बोल रहे हैं, अगर वर्क डन बाय दी गैस पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लेंगे, अदरवाइज नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो इसको जनरली, ये तो स्मॉल चेंजेस के लिए होता है, dq इज इक्वल टू du प्लस w। जनरली हम ऐसे लिख देते हैं, डेल्टा q इज इक्वल टू डेल्टा u प्लस w। अच्छा, अब इसमें भी साइक्लिक प्रोसेस जो होता है उसकी एफिशिएंसी की बात करते हैं। साइक्लिक प्रोसेस में ज्यादातर जो भी हमारे मैकेनिकल इंजन है वो सब एक साइक्लिक प्रोसेस पे वर्क करते हैं, एक ही प्रोसेस बार बार उसमें रिपीट होता रहता है। तो उसकी एफिशिएंसी कैसे डिफाइन की जाती है, तो एफिशिएंसी डिफाइन की जाती है टोटल मैकेनिकल वर्क डन बाय द गैस इन द होल प्रोसेस डिवाइडेड बाय हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस। तो पूरे साइक्लिक प्रोसेस में कितना मैकेनिकल वर्क किया गैस ने। तो अगर साइक्लिक प्रोसेस तो हम पीवी ग्राफ के एरिया से भी वर्क निकाल सकते हैं, डिवाइडेड बाय हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस। हीट एब्जॉर्ब मतलब इसमें अलग अलग प्रोसेस की हीट देखनी पड़ेगी, जिस प्रोसेस में डेल्टा क्यू पॉजिटिव आएगा सिर्फ वही वाला कंसीडर करना है। एक्चुअली एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि हमने हीट सप्लाई की गैस को, तो जितनी हीट सप्लाई की अब उसमें सिस्टम ने कुछ हीट वापस भेज दी सराउंडिंग में, तो वो तो वेस्टेज हो गया। तो जितना यूजफुल वर्क हुआ डिवाइडेड बाय हीट इंजेक्टेड इनटू द गैस या हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस। तो जो वर्क डन है उसको एरिया अंडर पीवी कर्व से डिनोट कर सकते हैं, और हीट इंजेक्टेड इनटू द सिस्टम जो पॉजिटिव वैल्यू है। अब क्या होता है, जनरली हम ऐसा मान लें कि Q1 जो है इट इज हीट इंजेक्टेड। हीट इंजेक्टेड मतलब सिस्टम के अंदर इंजेक्ट की हमने हीट, और Q2 जो है इसको बोलते हैं हीट रिजेक्टेड, कि सिस्टम ने उतनी हीट वापस से रिजेक्ट कर दी, मतलब सराउंडिंग में भेज दी। जैसे कोई भी मशीन, अपनी गाड़ी का ही इंजन है, वो क्या करता है, फ्यूल से रन हुआ, अब वो गर्म हो गया, साउंड प्रोड्यूस की, तो उसने एनर्जी क्या कर दी, वेस्ट कर दी। तो नेट एनर्जी का इनटेक डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2। और साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू 0 होता है, तो वर्क भी किसके बराबर हो जाएगा, Q1 माइनस Q2। अब एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क अपॉन Q1, वर्क अपॉन हीट इंजेक्टेड। तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा Q1 माइनस Q2 बाय Q1। ठीक है, तो Q1 माइनस Q2 बाय Q1 को Q1 से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस Q2 बाय Q1। ये एफिशिएंसी होती है एक हीट इंजन की। एक स्पेशल इंजन होता है कार्नोट इंजन, तो जिसमें दो प्रोसेस आइसोथर्मल होते हैं, दो एडियाबैटिक होते हैं। तो वो दो आइसोथर्मल प्रोसेस का टेम्परेचर अगर T1 T2 है तो उसकी एफिशिएंसी ऐसे लिखी जाती है, 1 माइनस T2 बाय T1। तो ये हमें पता होना चाहिए एफिशिएंसी की डेफिनेशन क्या होती है, वर्क अपॉन Q1, और कैसे उसको यूज करते हैं। उसके बाद मोलर हीट कैपेसिटी की हम बात करें तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है कि एक मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी हीट देनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। तो बाय डेफिनेशन C इज डेल्टा Q बाय N डेल्टा T। अच्छा, ये दो केसेस कॉमनली यूज किए जाते हैं। देखो, इसकी मोलर हीट कैपेसिटी तो अलग अलग प्रोसेसेस के लिए अलग अलग हो सकती है, उसकी इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं,
ये प्रोसेस डिपेंडेंट होता है। लेकिन दो कॉमन टर्म्स यूज की जाती हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर है, सॉरी कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रोसेस है तो क्या आएगी मोलर हीट कैपेसिटी, कांस्टेंट प्रेशर पे प्रोसेस हो रहा है तो क्या आएगी मोलर हीट कैपेसिटी। तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है प्रोसेस तो मोलर हीट कैपेसिटी CV क्या हो जाती है, डेल्टा क्यू बाय एन डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये किसके बराबर आ जाती है, F/2R, F इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। और अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है प्रोसेस तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या हो जाती है, F/2 + 1 × R। ठीक है, तो इसको ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन भी होता है कि Cp जो है Cp is equal to CV plus R। ठीक है, इसको मेयर्स इक्वेशन भी बोलते हैं, इनटू नहीं ये प्लस है। ठीक है, थोड़ा सा कुछ इश्यू आ रहा है लिखने में। ठीक है, ये चलो अब अलग अलग आइडियल गैसेस जो है मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, ऐसे पॉली एटॉमिक, उनके लिए क्या होगा, तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए F कितना होता है 3, तो CV क्या हो जाता है 3/2R। और ये बहुत कॉमन यूज होती है इन चीजों का, तो हमें पता होना चाहिए। Cp + R करेंगे, CV + R तो F/2R मतलब 5/2R। आगे हम एक और चीज यूज करेंगे, गामा। गामा इज रेशियो ऑफ Cp/CV, इसको एडियाबैटिक एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। तो ये मोनो एटॉमिक के लिए कितना आ जाता है 5/3 1.67। डायटॉमिक गैस के लिए F होता है 5, तो CV होगा 5/2R, Cp होगा 7/2R, तो गामा आ जाएगा Cp/CV 1.4 यानी कि 7/5 बेसिकली। ट्राइएटॉमिक अगर लीनियर गैस है तो डायटॉमिक जैसी ही हो जाएगी, लेकिन अगर नॉन लीनियर गैस है तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होते हैं। तो CV कितना आ जाएगा 3R, Cp आ जाएगा 4R, गामा आ जाएगा 4/3 दैट इज 1.33। तो ये हमें थोड़ा सा याद रखना है। अच्छा, अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जिसमें गैस को न तो हीट सप्लाई की न गैस से हीट एक्सट्रैक्ट की, मतलब जिसमें DQ ही 0 होगा, मतलब किसी भी इंस्टेंट पे, ऐसा नहीं कि टोटल डेल्टा Q 0 होना चाहिए, किसी भी इंस्टेंट पे हीट सप्लाइड भी 0 है, हीट एक्सट्रैक्टेड भी 0 है, तो उसको एडियाबैटिक प्रोसेस बोला जाता है। अच्छा, कई लोग पिछली स्लाइड की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपको PDF मिलेगा तो देख लीजिएगा, अभी टाइम थोड़ा लिमिटेड है तो हम इसको जल्दी जल्दी, ठीक है ना, बहुत ज्यादा हम पीछे भी नहीं जा सकते बार बार। तो जब हम हीट क्या करते हैं, सप्लाई नहीं कर रहे हैं ना ही एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो उस प्रोसेस को एडियाबैटिक प्रोसेस बोला जाता है। अच्छा, जनरली जो सडन प्रोसेस होते हैं, बहुत फटाफट अचानक से होने वाले प्रोसेस हैं, वो कैसे होते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं। सडन प्रोसेसेस आर जनरली एडियाबैटिक। क्यों? क्योंकि अगर प्रोसेस बहुत सडन हो रहा है तो हीट के एक्सचेंज के लिए टाइम नहीं मिलता है, उसको एडियाबैटिक प्रोसेस बोला जाता है। अब इसकी इक्वेशन क्या आती है, इसकी इक्वेशन आती है PV⁻⁴ गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। गामा क्या है, बस भाई Cp/CV, Cp और CV के रेशियो को गामा बोला जाता है। अब हमें एक याद रखना है, PV⁻⁴ गामा इज इक्वल टू, एक कोई भी याद रख लें, जैसे ये हमने याद कर लिया PV⁻⁴ गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो ये अगर हमने याद कर लिया तो बाकी चीजें हम डिराइव भी कर सकते हैं। कैसे? आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करके। कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV = nRT। तो जैसे वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन चाहिए तो हम वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू क्या लिख देंगे, T/P, सब्सटीट्यूट कर देंगे, यहाँ पे सॉल्व करके निकाल लेंगे रिजल्ट्स। तो और रिजल्ट्स ये आ जाते हैं, अगर याद रखोगे तो अच्छी बात है, नहीं भी रखोगे तो इससे डिराइव किए जा सकते हैं। PV⁻⁴ गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट से। तो क्या रिलेशन आ जाता है, T⁻⁴ गामा P⁻⁴ गामा इज कांस्टेंट, या TV⁻⁴ गामा -1 इज कांस्टेंट। तो ये रिलेशन और आ जाते हैं। वर्क डन की बात करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस में, तो वर्क डन देखो, एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा Q 0 हो जाता है। अब फर्स्ट लॉ क्या कहता है, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U + W। तो डेल्टा Q 0 हो गया तो वर्क माइनस डेल्टा U के बराबर हो जाता है, ऐसे ही लिख सकते हैं। तो माइनस डेल्टा U क्या होगा, डेल्टा U होता है NCV∆T। देखो एक और चीज, डेल्टा U जो है, कभी भी डेल्टा U का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, F/2 nR∆T, और F/2R को क्या लिख सकते हैं, CV, जो CV के बराबर होता है। तो डेल्टा U कैन ऑलवेज बी रिटर्न एज NCV∆T। डेल्टा T क्या होता है, T फाइनल माइनस T इनिशियल। अगर मैंने माइनस को इंक्लूड कर लिया उसमें, तो दिस कैन बी रिटर्न एज NCV T इनिशियल माइनस T फाइनल। सब्स्टिट्यूट कर दें इसकी वैल्यू, CV जो है ये होता है
एक और रिलेशन काम का होता है कि CV जो है ये होता है R अपॉन गामा माइनस 1। CP बाय CV इज इक्वल टू गामा होता है, तो CP इज इक्वल टू गामा CV हो जाएगा, तो गामा R अपॉन गामा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, और गामा जो है इसको निकालेंगे अगर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की टर्म में, तो 1 + 2/f। ये भी रिलेशन होते हैं, हम डिराइव कर सकते हैं, बाकी याद रखोगे तो अच्छी बात है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क आ जाता है NR T इनिशियल माइनस T फाइनल बाय गामा माइनस 1, या इसको ज्यादातर ऐसे याद रखो, ये ज्यादा अच्छा तरीका होता है, जैसे मैं प्रिफर भी करता हूं। वर्क को याद रखो ऐसे NR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस गामा। दिस इज द वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो वर्क डन बाय द सिस्टम कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेल्टा U पॉजिटिव होगा, डेल्टा U पॉजिटिव होगा तो वर्क नेगेटिव होगा, और अगर टेम्परेचर घटेगा तो क्या होगा, वर्क पॉजिटिव होगा। तो ये हमें थोड़ा सा और ध्यान रखना है। अब एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज होती है, कंपैरिजन ऑफ स्लोप्स ऑफ एन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक कर्व। तो देखो जो स्लोप होता है किसी भी कर्व का, PV कर्व का, यानी कि dP/dV। ठीक है, कोई भी ऐसा प्रोसेस है PV⁻m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जिसका जो स्लोप होता है dP/dV ये आ जाता है -MP/V के बराबर आ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हम देखें, अगर सेम इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, तो सेम इनिशियल पॉइंट का मतलब है P और V सेम हो गया, तो M की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे जो टेंजेंट है वो कहां की तरफ शिफ्ट होती जाती है, नीचे की तरफ शिफ्ट होती जाती है। तो इसमें क्या होता है, इंपॉर्टेंट मेन यही है कि अगर सेम इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करेंगे हम, तो आइसोथर्मल वाला प्रोसेस ऊपर आएगा, एडियाबैटिक नीचे। मतलब जिसमें M की वैल्यू ज्यादा आएगी वो ग्राफ कहां शिफ्ट होता जाता है, नीचे। और अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो उल्टा केस बन जाएगा, मतलब जो नीचे जा रहा था वो ऊपर चला जाएगा। तो एक चीज याद रखो, आगे वाली पीछे वाली आपस वैसे ही हम रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम सेम इनिशियल पॉइंट से शुरू करते हैं और वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे M की वैल्यू बढ़ती है ग्राफ नीचे जाता है, यानी कि आइसोथर्मल ऊपर आएगा, एडियाबैटिक नीचे। ये ध्यान रखना है, कई बार क्या हो, दो प्रोसेस दे दिए, एक मतलब फिगर दे दिया और उसमें एक आइसोथर्मल एक एडियाबैटिक। कैसे बताओगे, तो ऐसे ही बताओगे कि अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है सेम इनिशियल पॉइंट से, तो आइसोथर्मल ऊपर आएगा, एडियाबैटिक नीचे। घट रहा है तो एडियाबैटिक ऊपर, आइसोथर्मल नीचे। अब ऐसे ही हम देखें तो आइसोबैरिक प्रेशर कांस्टेंट ऐसा बनता है, आइसोथर्मल कैसे बनेगा, उससे नीचे। अब एडियाबैटिक में भी गामा पे डिपेंड करेगा, जिसका गामा सबसे ज्यादा होगा वो सबसे नीचे आएगा। तो मोनोएटॉमिक का गामा सबसे ज्यादा होता है तो सबसे नीचे आएगा, फिर डायटॉमिक उससे ऊपर, पॉलीएटॉमिक उससे ऊपर, इस तरह से। और फिर अगर सेम वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो एरिया से, ग्राफ से वर्क भी बता सकते हैं कि एडियाबैटिक का वर्क जो है आइसोथर्मल से क्या होगा। एक मिनट, ये इन कंप्रेशन अप टू सेम नहीं, ये गलत लिखा हुआ है। अरे कंप्रेशन की बात, ठीक है, सॉरी, सही लिखा है। कंप्रेशन मतलब पीछे जा रहे हैं, तो अगर कंप्रेशन कर रहे हैं तो एडियाबैटिक का एरिया ज्यादा आ जाएगा, आइसोथर्मल का कम आ जाएगा। तो कंप्रेशन में एडियाबैटिक का वर्क ज्यादा होगा, आइसोथर्मल का कम। और अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो आइसोथर्मल का वर्क ज्यादा होगा, एडियाबैटिक का कम, अगर सेम वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी हमें ध्यान रखना है। उसके बाद कई बार हमें मिक्सचर ऑफ गैसेस की बात करते हैं कि मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो अगर मिक्सचर है गैसेस का, अब जब हमें किसी फॉर्मूले में मोलर मास यूज करना है, जैसे VRM होता है √3RT/m0। अब मोलर मास क्या यूज करें, तो मिक्सचर का मोलर मास कैसे निकाला जाता है, तो N1M1 + N2M2/N1 + N2। N1 N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, M1 M2 क्या है, मोलर मासेस। ठीक है, जैसे मान लो ऑक्सीजन है उसके कुछ मोल्स हैं, हाइड्रोजन है उसके कुछ मोल्स हैं, अगर उनका मिक्सचर है तो मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, N1M1 + N2M2/N1 + N2। ऐसे स्पेसिफिक हीट CV निकालना है मिक्सचर का। अब देखो, अगर दोनों डायटोमिक गैसेस हैं तो नेट भी डायटोमिक गैस रहेगी, दोनों मोनोएटॉमिक है तो भी मोनोएटॉमिक रहेगी। लेकिन मोनोएटॉमिक और डायटोमिक आ गया तो उसके लिए CV दोनों का अलग अलग होता है। तो उस मिक्सचर का CV क्या होगा, तो मिक्सचर का CV क्या होता है, N1CV1 + N2CV2/N1 + N2। यहां भी N1 N2 नंबर ऑफ मोल्स हैं। ऐसे मिक्सचर का CP क्या होता है, N1CP1 + N2CP2/N1 + N2। ये मिक्सचर का CP हो जाएगा।
और गामा जो है मिक्सचर का वो क्या होगा, सीपी मिक्सचर अपॉन सीवी मिक्सचर। तो सीपी मिक्सचर को सीवी मिक्सचर से डिवाइड कर देंगे तो गामा आ जाएगा। तो गामा में ऐसे मत कर देना N1 गामा 1 प्लस N2 गामा 2, ये गड़बड़ हो जाती है। गामा मिक्सचर क्या होगा, N1 CP1 प्लस N2 CP2, और ज्यादा कैसे तो और टर्म आ जाएंगी, डिवाइडेड बाय N1 CV1 प्लस N2 CV2। इस पे भी क्वेश्चन पूछेगा ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, गामा मिक्सचर वाले तो हमें पता होना चाहिए। अच्छा, अब इसमें और थोड़ा सा हम देखें हीट इंजन। हीट इंजन क्या होता है, हीट इंजन में एक हॉट रिजर्वायर होता है, एक कोल्ड रिजर्वायर होता है। हॉट रिजर्वायर से एनर्जी लेता है सिस्टम, कुछ वर्क करता है और हीट रिजेक्ट कर देता है सिस्टम में, ठीक है। तो Q1 एनर्जी ली मान लो हॉट रिजर्वायर से जिसका टेम्परेचर है T1, कोल्ड रिजर्वायर जिसका टेम्परेचर T2 है उसको Q2 एनर्जी दे दी और वर्क किया W। तो जो एफिशिएंसी आएगी वो क्या आ जाती है, वर्क अपॉन हीट टेकन फ्रॉम दी सोर्स। तो वर्क किया, कितनी हीट ली सोर्स से, Q1, वही जो एफिशिएंसी हमने साइक्लिक प्रोसेस की बात की थी, वर्क अपॉन Q1। तो वो किसके बराबर आती है, 1 माइनस Q2 बाई Q1, और सॉल्व करेंगे तो ऐसे। तो ये एक हीट इंजन के लिए एफिशिएंसी आ जाती है, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला वही है, वर्क अपॉन Q1। वर्क कैन बी रिटन एज दिस, साइक्लिक प्रोसेस होती है तो डेल्टा U 0 हो गया, Q1 माइनस Q2 बाई Q1, विच कैन बी रिटन एज 1 माइनस Q2 बाई Q1। इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर 1 माइनस T2 बाई T1 इसको लिख सकते हैं। और इसका रिवर्स एक केस होता है जिसको रेफ्रिजरेटर बोलते हैं। तो रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, कोल्ड रिजर्वायर से हीट निकाली जाती है और सिस्टम पे वर्क किया जाता है। कोल्ड रिजर्वायर से हीट निकाली Q2, सिस्टम पे वर्क किया W, और उसको हॉट रिजर्वायर में फेंका जाता है। तो हमारा रेफ्रिजरेटर है, उससे एनर्जी खींच के वर्क करती है, जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करते हैं उसमें, वो क्या करती है, ज्यादा गर्म जो एनर्जी है उसको बाहर फेंकती है, ज्यादा एनर्जी को। तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस यूज किया जाता है। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल्ड रिजर्वायर दैट इज Q2 डिवाइडेड बाय वर्क डन ऑन द रेफ्रिजरेटर। तो ये कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है Q2 बाय W। W क्या होता है, Q1 माइनस Q2। तो इसको इस तरह से लिखा जाता है। तो इस पे भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ध्यान रखना है, ये हमें आइडिया होना चाहिए हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर के बारे में, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट्स थे इसमें KTG एंड थर्मोडायनेमिक्स में जो हमें पता होने चाहिए। फिर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस में इसकी प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे।